Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Last time we discussed the process of diffusion in the second chapter of biology. We ended up with some factors that are affecting the rate of diffusion. Today we'll discuss some more factors that are producing effect on the process of diffusion or on the rate of the diffusion. These factors are temperature, surface area, concentration gradient, size of particles and diffusion medium. Among this, the effect of temperature and effect of concentration gradient we have discussed before. Last time we said that high temperature faster the rate of diffusion. किस लिए? Because when the temperature is increased, the movement of particle, the kinetic energy of particles is increased. So there is increase in the rate of diffusion. And concentration gradient, if there is high concentration gradient, it favors the process of diffusion and there will be more rate of diffusion when the concentration gradient will be high. Now what about surface area? Surface area also affect the rate of diffusion. When there is more surface area, it favors the process of diffusion and there will be more diffusion rate when the surface area is increased. Increased surface area means that particles have more surface, or you can say more area for the process of diffusion. उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो हाई कंसनट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन मूव करने के लिए ज़्यादा जगह, ज़्यादा प्लेस, ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है. सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्टर. और अगर लेस सरफेस एरिया हो, कम सरफेस, कम एरिया या कम आप कह लो कि जगह अवेलेबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स, तो फिर डिफ्यूजन रेट जो है दैट बिकम स्लोअर. सो सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन. कि मोर सरफेस एरिया या लार्जर सरफेस एरिया, सो देयर विल बी अ फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन. नेक्स्ट कम साइज ऑफ पार्टिकल्स. इफ़ द पार्टिकल्स आर ऑफ स्मॉलर साइज, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्टर. ऐसा क्यों है? छोटे पार्टिकल्स को, जो छोटे से हैं, उनको मूव करना, उनको भागना, उनको दौड़ना उनके लिए आसान है एज़ कम्पेयर टू द हैवी पार्टिकल्स. हैवी पार्टिकल्स से अपना ही बोझ नहीं उठाया जाएगा, तो वो मूव कैसे करेंगे? वो बड़ा स्लोली मूव करते हैं. सो स्मॉलर पार्टिकल्स हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन. उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्टर. और इफ़ द particles are heavy, are of bigger size, तो their rate of diffusion will be slow. अच्छा जी, जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ द डिफ्यूजन मीडियम. इफ़ आवर डिफ्यूजन मीडियम इज़ सॉलिड, तो सॉलिड में चूँकि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सो उनमें पार्टिकल्स की मूवमेंट बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है. सो इफ़ द मीडियम इज़ सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर किसी भी पार्टिकल की जो मूवमेंट है दैट विल बी स्लोअर, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी स्लोअर. बट इफ़ द मीडियम इज़ लिक्विड, सो इन लिक्विड द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्टर. जैसे अगर हम आप एक पानी के अंदर ड्रॉप ऑफ इंक ऐड करेंगे, तो इंक विल बी डिफ्यूज रेडिली इनटू द होल वाटर. या अगर हम वाटर के अंदर आप क्रिस्टल्स कुछ ऐड कर देते हैं सोडियम क्लोराइड के, या आप शुगर ऐड कर देते हो, तो डिफ्यूजन ऑफ शुगर और द सॉल्ट विल बी फास्टर. क्योंकि जो लिक्विड मीडियम है उसके अंदर पार्टिकल्स आर एट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो वहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है दैट इज़ अलाउड, वो हो सकती है उसके अंदर. सो देयर विल बी फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन. एंड इफ़ द मीडियम इज़ गैस, सो गैस मीडियम के अंदर देयर विल बी फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन. क्योंकि गैस मीडियम में तो पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, तो वो बहुत जल्दी डिस्पर्स. जैसे अगर हम रूम में एयर फ्रेशनर को स्प्रे करते हैं, तो वो एयर फ्रेशनर विद इन नो टाइम पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि द मीडियम इज़ गैस. उस गैस के मीडियम के अंदर उस एयर फ्रेशनर के पार्टिकल्स को स्प्रेड होना है. और गैस के मीडियम्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे हैव ह्यूज इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस. और वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, वो फ्रीली मूव करते हैं. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी वेरी फास्ट इन द गैशियस मीडियम. सो दीज आर सम फैक्टर्स: टेम्परेचर, सरफेस एरिया, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड डिफ्यूजन मीडियम दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन.
There is another factor that can affect the rate of diffusion and that is the thickness of respiratory membrane, या हम कह सकते हैं thickness of membrane. If the membrane is thick, तो that will act as a barrier और वो diffuse particles को diffuse होने में hurdle create करती है. ठीक है. So thin membrane से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा दैट विल बी फास्ट और थिक मेम्ब्रेन से द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी स्लो. आप इस डायग्राम में देखें, लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज थिन मेम्ब्रेन एंड दिस इज थिक मेम्ब्रेन. सो हेयर द डिफ्यूजन रेट will be high or we can say will be fast, but in this the diffusion rate will be slow because in this picture we can say the membrane is thick, but in this picture the membrane is thin. So thin surface जो होती है that support that faster the rate of diffusion, और अगर thick surface होगी तो that will reduce the rate of diffusion. जब हम respiratory गैशियस एक्सचेंज को डिस्कस करते हैं, हमने ये एग्जांपल डिस्कस की हुई कि एल्विलाई से जो ऑक्सीजन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में उनकी गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है कि ऑक्सीजन जो है वो एल्विलाई से ब्लड में एंटर हो रही होती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होकर एल्विलाई में आ रही होती है. अब अगर इनके दरमियान जो मेम्ब्रेन है सिंगल सेल थिकनेस होती है एल्वुलर वॉल, और जो ब्लड वेजल्स होती हैं कैपिलरीज होती हैं उनकी भी जो वॉल होती है वो सिंगल सेल थिक होती है. सो ऑक्सीजन को ब्लड वेजल में एंटर होने के लिए वन सेल एल्वुलर वॉल का क्रॉस करना पड़ेगा और वन सेल ब्लड वेजल का. सो अगर ओवरऑल हम थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन देखें जो इन गैसेस को क्रॉस करनी पड़ेगी दैट विल बी 2 सेल थिक ओनली. दैट इज़ अ वेरी थिन लेयर. इसी लेयर की जो कम थिकनेस है इसकी वजह से जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड था दैट डिफ्यूज़ेस एट फास्टर रेट. अगर ये थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती, अगर एल्वुलर वॉल काफ़ी मोटी होती और जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं कैपिलरीज अगर उनकी वॉल भी थिक होती तो इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दीज गैसेज एंड डेफिनेटली द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी वेरी स्लो. लेकिन नेचर ने यहाँ इस प्रोसेस को एफिशिएंट करने के लिए इसकी थिकनेस को रिड्यूस कर दिया हुआ है. सो द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन आल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन. We have discussed the diffusion of carbon dioxide and oxygen from alveoli into the blood capillaries. This is the example of diffusion. There are some more examples that we can discuss from the plant kingdom, and this is the diffusion of carbon dioxide through stomata into the mesophyll cells. अगर आप देखें तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इस लीफ का ये क्रॉस सेक्शन जब व्हेन वी आर डिस्कसिंग द टिश्यूज़ एंड सेल्स तो हमने ये मेसोफिल टिश्यूज़ को डिस्कस किया था. अब मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट और फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमेना है दैट अकर्स इन द मेसोफिल टिश्यूज़, सो मेसोफिल टिश्यूज़ रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन आउटसाइड द एनवायरनमेंट इज़ वेरी हाई. ठीक है, एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द लीफ जो है उसका क्रॉस एयर स्पेसेस में इनसाइड द लीफ. सो कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज़ इनसाइड द लीफ. वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए जो स्टोमेटा होती हैं, जो ओपनिंग होती हैं लीफ की सरफेस के ऊपर उसकी सरफेस पे, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज़ इनटू द लीफ. और एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगी और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा तो साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है. द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन दीज एयर स्पेसेस इज़ वेरी हाई. सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए जो ऑक्सीजन होती है दैट डिफ्यूजेस आउट इनटू द एनवायरनमेंट.
inside of the leaf. So this is also an example of gaseous exchange, an example of the process of diffusion in which gases, carbon dioxide and oxygen, move into and out of the leaf into the environment or आउट ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है, समझ आ गई बात. अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन. अब ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि लीफ की सरफेस से वाटर एवेपोरेट करके एनवायरनमेंट में एंटर हो रहा होता है. अब वो भी दैट आल्सो फॉलोज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वो भी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है बिकॉज लीफ की सरफेस के ऊपर या इनसाइड द लीफ देयर इज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स और एनवायरनमेंट क्योंकि ड्राई है और एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स आर लो. सो दो वाटर वेपर्स होते हैं वो लीफ की सरफेस से या फ्रॉम इनसाइड द लीफ वो डिफ्यूज़ होते हैं इनटू द एनवायरनमेंट. सो देयर इज़ डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ ड्यूरिंग transpiration. So these are some other examples of the process of diffusion. अब हम नेक्स्ट कुछ ट्रू एंड फॉल्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं. दिस आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. चलें जी, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स आर एबल टू डिफ्यूज़ बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड. क्या मॉलिक्यूल इसलिए डिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं? तो डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू, क्योंकि मॉलिक्यूल या पार्टिकल या सब्सटेंसेस डिफ्यूजन होती ही इसीलिए, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. सो मॉलिक्यूल्स आर एबल टू डिफ्यूज़ बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड. अच्छा जी, सेकेंड है ओनली मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज़. दिस इज़ आल्सो ट्रू, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल सॉलिड में होंगे तो सॉलिड में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं ही नहीं. सो लिक्विड एंड गैसेस या कुछ और भी पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, सो दे कैन नॉट डिफ्यूज़. ओनली मॉलिक्यूल इन लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज़. थर्ड वन इज डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन. इज इट ट्रू? Yes, this is not true because the diffusion is the movement of particles from an area of high concentration towards an area of low concentration. So this statement is false statement. Molecules move down a concentration gradient during diffusion. Definitely this is a true statement, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करती है. सो मॉलिक्यूल्स मूव डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्यूरिंग डिफ्यूजन. Molecules diffuse until they are evenly spaced apart. Yes, this is also true, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है until and unless there is a condition that is known as the dynamic equilibrium, in which the particles are evenly distributed throughout the space. So molecule diffuse until they are evenly spaced apart. This is a true statement. Diffusion requires energy. अच्छा, यहाँ मैं आपको बेटा बता दूँ कि there are two type of processes. One is known as the passive phenomena or passive processes, and the other one are known as active processes or active phenomena. Passive reactions या passive processes या passive phenomena वो phenomena होते हैं in which there is no energy requirement. ठीक है, इनको एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती है. ये अपने जो नेचर की टेंडेंसी है उसको फॉलो करते हुए ये प्रोसेसेस होते हैं एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनर्जी. लेकिन जो एक्टिव फिनोमेना होते हैं और जो एक्टिव प्रोसेसेस होते हैं दे नीड एनर्जी. देयर इज़ एनर्जी रिक्वायरमेंट. ठीक हो गया. सो अगर अब हम देखें डिफ्यूजन को, तो डिफ्यूजन तो रैंडम हो रही है. जहाँ कहीं भी हाई कंसंट्रेशन होगी तो फ़ौरन नेचुरली स्पॉन्टेनियसली वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन. हमें उन पार्टिकल्स को फोर्स नहीं करना पड़ता,
हमें उनको ज़बरदस्ती उस हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ नहीं भेजना पड़ता, बल्कि वो ऑटोमेटिकली ही खुद ब खुद ही ये मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हो जाती है और डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो होना शुरू हो जाता है। सो डिफ्यूजन जो है दैट इज़ अ पैसिव फिनोमेना, और पैसिव फिनोमेना वो होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो द लास्ट स्टेटमेंट that is diffusion requires energy is a false statement। ठीक है, चलें जी। अच्छा, look at this diagram। now one more important thing which I will tell you that nature जो होती है that loves balance, stability and equality। ठीक, जो कुदरत है हमारी, जो नेचर है, that loves the process of balance, stability and equality। ठीक, अब if there is an environment, there is an area, या कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पर there is imbalance और there is instability और there is unequality, चाहे वो एनर्जी की फॉर्म में है, चाहे वो सब्सटेंसेस की फॉर्म में इम्बैलेंस है या अनइक्वालिटी है या अनस्टेबिलिटी है, चाहे वो कोई पार्टिकल्स की फॉर्म में अनइक्वालिटी है, तो क्या होगा कि वो सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा, चाहे वो ये सारा प्रोसेस होगा बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि इन द एंड स्टेबिलिटी गेन हो जाए, इक्वालिटी डेवलप हो जाए, बैलेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है, क्योंकि नेचर ऑलवेज सीक्स बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, ये नेचुरल प्रोसेस है। वाटर जो होता है वो हमेशा एक हाई एरिया से लो एरिया की तरफ मूव करता है। आप देखो, अगर पहाड़ों से पानी ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वाटर कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करेगा। अब आप ये देखें, दिस इज़ अ सेल। इस सेल की आउटर एनवायरनमेंट में देयर इज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है। देयर इज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल देन इनसाइड द सेल। अब क्या होगा, दिस इज़ एन अनस्टेबल कंडीशन, दिस इज़ अनइक्वालिटी। ठीक है, दिस इज़ इम्बैलेंस सिचुएशन। अब ऑटोमेटिकली, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली जो पार्टिकल्स होंगे दे विल स्टार्ट टू मूव, और बेस्ट पॉसिबल वे में जितना भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है ये सिस्टम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब देखें, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल स्मॉलर हैं, दे कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सो इन पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी एंड दे विल डिफ्यूज़, और द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ द सेम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। यानी तब तक ये मूवमेंट स्टार्ट रहनी है जब तक कि स्टेबिलिटी डेवलप नहीं हो जाती, जब तक इक्वालिटी डेवलप नहीं हो जाती, जब तक बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता। ठीक है, सो जितने भी ये हम प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे उन सब में हम क्या देख रहे हैं, नेचर की इस क्वालिटी को, इस क्वालिटी पर ही ये सारे प्रोसेसेस बेस करते हैं, दैट नेचर ऑलवेज सीक्स बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिफ्यूजन का डिस्कशन हम यहाँ स्टॉप करते हैं, एनफ फॉर डिफ्यूजन। नेक्स्ट विल सी दैट व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अब क्या होता है, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। ऑस्मोसिस इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from a solution of higher water potential to a solution of lower water potential through a partially permeable membrane। ठीक है, this is the definition of osmosis। What is osmosis? Osmosis is the net movement of water molecules from a solution of higher water potential to a solution of lower water potential through a partially permeable membrane। अगर आप डिफ्यूजन को देखें तो डिफ्यूजन भी नेट मूवमेंट है, लेकिन दैट इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हम ये कह सकते हैं कि दैट डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स, लेकिन जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, एंड ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है इसके लिए द पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि वाटर की मूवमेंट हमेशा अक्रॉस पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है, यानी कि फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द प्रेजेंस ऑफ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ मस्ट। अब डिफ्यूजन जो होता है वो
इन द प्रेजेंस ऑफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन भी हो सकता है और अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं भी हो सकता। अगर हम एयर फ्रेशनर को स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं इन्वॉल्व है, वो एक ओपन सिस्टम है, एक कॉर्नर पर कंसनट्रेशन ज़्यादा थी और बाकी एरिया में कंसनट्रेशन जो है वो दैट इज़ लो, सो जो पार्टिकल्स हैं उसके परफ्यूम के वो डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू आउट द रूम। लेकिन फॉर द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस द प्रेजेंस ऑफ अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ मस्ट, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल मूव ही अक्रॉस द मेम्ब्रेन करते हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन हाई वाटर पोटेंशियल टू अ सॉल्यूशन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। अच्छा, इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले देखते हैं पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो लास्ट लेक्चर में भी आई डिस्कस्ड विद यू दैट what is a partially permeable membrane? A membrane that acts as a barrier that offers some restriction to some molecules while allow other molecules to pass through it. So जो selectively permeable membrane या partially permeable membrane होती है वो कुछ particles को तो allow करती है कि वो इसको cross कर लें, but majority of particles cannot cross it. अब देखें, can sucrose diffuse through the partially permeable membrane? So the answer of this question is no, because sucrose molecule is a big size molecule, so it cannot cross the partially permeable membrane. In the same way, can starch diffuse through the partially permeable membrane? So the answer is no, because starch is a polysaccharide and this is also a big size molecule, so it also cannot cross the partially permeable membrane. Can glucose diffuse through the partially permeable membrane? The answer for this question is yes, because glucose molecule is a small sized molecule. So the molecule of starch and the molecule of sucrose cannot cross the membrane, while the molecule of glucose can cross the semi-permeable or selectively permeable membrane. I think sufficient for today. We have just defined the process of osmosis, but the detail of osmosis we will discuss in our next lectures. Stay home, stay safe and stay blessed. Allah Hafiz.